हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ चेंजेस नोटिफाइड बाय द जीएसटी नोटिफिकेशन नंबर 37/2023 जो 4 अगस्त 2023 को जीएसटी का नोटिफिकेशन आया है। उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे जीएसटी को लेकर के, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल 9 को लेकर कुछ चेंजेज आए हैं। तो उसमें क्या चेंजेज किया गया है रूल 9 में, उसके बारे में हम बात करते हैं। रूल 9 क्या था कि फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई होगा तो जिस व्यक्ति ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया है, मतलब जो ओनर है या पार्टनर है, उसकी प्रेजेंस में फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। पहले ये था। तो अब इसमें चेंजेस क्या किया गया। अंडर दिस अमेंडमेंट द फ्रेज इन द प्रेजेंस ऑफ सैड पर्सन, ये वर्ड को हटा दिया गया है कि मतलब जिसने अप्लाई किया है वो वहां पर होना ही चाहिए। ऐसा अब जरूरी नहीं है। डिपार्टमेंट से ऑफिसर आएगा, वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। जिसने अप्लाई किया है वो वहां पर अवेलेबल हो भी या नहीं भी हो। ठीक है जी। दिस चेंज इफेक्ट द प्रोसीजर ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है। नाउ जीएसटी ऑफिसर कैन डू फिजिकल वेरिफिकेशन इन एब्सेंस ऑफ पर्सन हु हैज अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था, जिसके नाम से पैन नंबर था, उसकी एब्सेंस में भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। तो ये चेंजेस किया गया है रूल नंबर 9 में। अब हम बात करते हैं रूल 10A। रूल 10A में रूल 10A किस लिए है? फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। रूल 10A किस लिए है? फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल। हमने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव भी हो गया। तो उसके बाद हमें अपना क्या करना पड़ता था? बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करनी पड़ती थी, नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट्स फाइल करके। ठीक है जी। तो उसकी अब जो डेडलाइन थी, टाइम लिमिट थी, उसको चेंज कर दिया गया है। उस टाइम लिमिट को चेंज कर दिया गया है कि बैंक अकाउंट डिटेल अब हमें कितने टाइम के अंदर अपडेट करना पड़ेगा, उसको चेंज किया गया है। तो कितने टाइम के अंदर? विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब हमने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर हमें बैंक डिटेल अपडेट करनी कंपलसरी हो गई है। या बिफोर फर्निशिंग ऑफ GSTR 1 या IFF। ठीक है। GSTR 1 रिटर्न फाइल करने हम फर्स्ट या 30 दिन पहले, दोनों में से जो भी जल्दी होगा। मान लो हमारा रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया 1 अगस्त को, तो विद इन 30 डेज, तो मतलब 31 अगस्त तक हमें करना पड़ेगा। ठीक है। और जीएसटीआर 1 की डेट होगी 11 सितंबर। तो उससे पहले तो 30 डेज ही एक्सपायर हो रहे हैं, तो 31 अगस्त तक हमें अपनी बैंक डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। मान लो 16 अगस्त को होता है हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव, तो 16 अगस्त की रिटर्न तो जीएसटीआर 1 कब जाएगी? 11 सितंबर को। और 30 दिन कब होंगे? वही 16 सितंबर के आसपास। ठीक है। 16 सितंबर को। तो हमें कब तक अपडेट करना पड़ेगा? 11 सितंबर तक अपडेट करना पड़ेगा। दोनों में से जो भी पहले हो। अगर हम नहीं कर पाते हैं अपडेट, तो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। पोर्टल अपने आप ही क्या कर देगा? हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देगा। और जब हम इस को कंप्लाई कर देंगे, जब हम बैंक डिटेल अपडेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक रिवोक भी हो जाएगा। ओके जी। तो हमने रूल 10A के बारे में देखा। अब बात करते हैं रूल 21A। रूल 21A सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। 21A किस लिए होता है? सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर हम बात करेंगे सब रूल 2A की। किसकी बात करेंगे? सब रूल 2A।
इसमें ऑलरेडी क्या था, अगर हमारा जीएसटी रिटर्न में डिफरेंस है 3B में और 1 में और 2B में, तो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल कर दिया जाएगा। ये तो ऑलरेडी था ही पहले। तो नया क्या इंट्रोड्यूस किया गया है, वही जो हमने पढ़ा पीछे कि 10A में, रूल 10A का कंप्लायंस नहीं करते हैं तो भी हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये नया इसमें ऐड कर दिया गया है रूल 10A को भी। अगर हम कंप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा, और इस सस्पेंशन का इंटीमेशन आएगा हमारे पास फॉरम जीएसटी REG 21 में। रिप्लाई करना पड़ेगा इसका हमें विद इन 30 डेज के अंदर। 30 डेज के अंदर हम रिप्लाई करेंगे और बैंक डिटेल को अपडेट कर देंगे तो हमारा सस्पेंशन हट जाएगा। अगर हम रिप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ओके जी। अब हम बात करते हैं रूल 25। रूल 25 में क्या अमेंडमेंट किया गया है, विच क्लैरिफाई डिफाइन द प्रोसीजर। ये क्या करता है, डिफाइन कर रहे हैं प्रोसीजर और टाइमलाइंस को। किसकी प्रोसीजर और टाइमलाइन को, फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन हाई रिस्क केसेस। कि रूल 25 क्या कहता है कि कुछ केसेस में जो हाई रिस्क केसेस हैं उनका अगर अपने आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया है फिर भी फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन कितने टाइम के अंदर करना है और किस तरीके से होगा, ये सारी चीजें रूल 25 में डिफाइन की गई है। ठीक है जी। अब बात करते हैं रूल 46 की। रूल 46 की जो बात करता है टैक्स इनवॉइस से रिलेटेड। ठीक है। तो टू इजी कंप्लायंस बर्डन ऑफ द टैक्स पेयर। ठीक है। टैक्स पेयर के बर्डन को कम करने के लिए क्लोज F ऑफ रूल 26 इंट्रोड्यूस अमेंड किया गया है। क्या चेंजेस किए गए हैं इसमें, रूल F में, to provide for requirement of only name of the state of the recipient and not the name and full address of the recipient on the tax invoice in case of supply of taxable service by through e-commerce operator। ठीक है। और by a supplier of OIDAR सर्विस। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम सप्लाई कर रहे हैं ई कॉमर्स के थ्रू, अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू या OIDR सर्विस के थ्रू, किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो हम ओनली उसका स्टेट नेम डाल देंगे तो वो सफिशिएंट है इनवॉइस के ऊपर। कि ये नहीं कि हमें उसका नाम भी डालना है, उसका फुल एड्रेस चाहिए कि किस मकान नंबर में, गली नंबर में, पूरा एड्रेस, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ओनली उसके स्टेट का नाम डाल दें हम, तो ये सफिशिएंट हमारी टैक्स इनवॉइस बन जाएगी। ये आपको इको और OIDR सर्विस के केस में रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है जी। अब बात करते हैं रूल 88D। न्यू रूल इंट्रोड्यूस किया 88D would have been inserted into the GST through the same revision which describe the way of dealing with the ITC difference। ये किसकी बात करता है, ITC डिफरेंस, इनपुट टैक्स सर्विस का जो डिफरेंस है, ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट हैविंग ITC इंफॉर्मेशन एंड दैट क्लेम्ड इन रिटर्न। हमारा 2B और 3B में जो डिफरेंस है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, उसके बारे में रूल 80D बात करता है। उसकी डिफरेंसेज हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसके क्या नोटिस आएंगे, तो ये सारी चीजें रूल 80D बात करता है। और इसके लिए एक फॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया गया है रूल 80D के लिए, न्यू फॉर्म GST DRC 01C। ठीक है, DARC 01C। रूल 80D के लिए हम सेपरेट से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि DRC 01C कैसा फॉर्म होता है, उसमें क्या क्या फाइलिंग करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये सिस्टम जनरेटेड फॉर्म फॉर द इंटीमेशन ऑफ द डिफरेंस इन द अवेलेबल ITC इन द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट। ठीक है, जो DRC 01 होगा ये पोर्टल के थ्रू ही आपको नोटिस आएगा कि आपका GSTR 2B और 3B में ये डिफरेंस है जो आपने ITC क्लेम किया और जो क्लेम होना चाहिए था। उसके लिए रूल 80D के अंदर आपको DRC
1C इशू कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं रूल 59 हैज बीन अमेंडेड टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन रजिस्टर्ड पर्सन फॉर फाइलिंग GSTR1। GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और फर्निशिंग IFF, ठीक है, क्वार्टरली है तो अगर हम IFF फाइल करना चाहते हैं वो भी फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पहले कुछ रूल थे, उसमें एक्स्ट्रा क्या कर दिया, अगर रूल 88D के अंदर कोई इंटीमेशन आ जाती है आपके पास ITC डिफरेंस की और 10A का कंप्लाई नहीं करते हैं हम, जो बैंक अकाउंट वाला था, तो उसके लिए भी हम GSTR1 और IFF फाइल नहीं कर पाएंगे। रूल 80D का कंप्लाई नहीं करते हैं और रूल 10A का कंप्लाई नहीं करते हैं, तो रूल 59 कहता है कि आप GSTR1 और IFF फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। रूल 138F, रूल 138F बोलता है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड इन केस ऑफ इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गोल्ड प्रीशियस स्टोन। ठीक है, कौन से चैप्टर वाले, चैप्टर 71 एंड जनरेशन ऑफ ई वे बिल। क्या बोलता है कि अब गोल्ड प्रीशियस स्टोन्स की हम अगर इंटर स्टेट मूवमेंट भी करते हैं और वैल्यू कितनी है 2 लाख से ज्यादा, ₹2 लाख से ज्यादा, ₹2 लाख से ज्यादा का हम गोल्ड प्रीशियस स्टोन्स को क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसके लिए अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, ई वे बिल बनाना पड़ेगा। इस पर भी हम डिटेल से एक बार वीडियो बनाएंगे ई वे बिल के ऊपर 138F के लिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।